अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज सेकंड क्लास में। और आज हम कुछ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे। पर आज बहुत अहम क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे। सो ये टॉपिक बहुत अहम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पर आपको मैंने ये स्क्रीन पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं ये कुछ एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल होता क्या है, जो नए बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो उन्होंने बेसिकली टूल्स को इस्तेमाल करके वो कहते हैं हम डिज़ाइनर बन गए। फिर जब उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, उनकी डिज़ाइनिंग सेंस को या डिज़ाइंस को वैल्यू नहीं मिलती, तो फिर वो कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन में काम नहीं है। ऐसा नहीं है, काम तो बहुत है, पर सामने जिसकी डिमांड है वो आप जो टूल सीख रहे हैं उसकी नहीं है, वो एक डिज़ाइनिंग सेंस की है। टूल क्लाइंट खुद भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं छोटे मोटे चेंजेस के लिए। पर आप जो डिज़ाइनिंग सेंस रखते हैं, जो रूल्स फॉलो करते हैं जिससे डिज़ाइन अच्छी लगती है, पॉपअप करती है, वो आप उस डिज़ाइनिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। तो वो क्लाइंट को नहीं पता होते, तो किस लिए क्लाइंट आता है कि एक अच्छा डिज़ाइनर, उसकी सेंस अच्छी होगी, उसको पता होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग रूल्स की उसके किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट बनाना है। तो इस तरीके से वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आजकल ये बहुत लैक करता है कि बच्चे रूल्स नहीं सीखते, थ्योरी नहीं सीखते और डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे। और प्रैक्टिकल में भी जस्ट कुछ टूल्स चलाना सीख लिए तो कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग। ऐसा नहीं होता। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हम इनको देखेंगे कैसे इनको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करके अपने डिज़ाइन को आगे बेहतर बनाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है लाइन। देखिए, लाइन जो है एक फंडामेंटल एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है। अब हम थियोरेटिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, थ्योरी में कि लाइन कहाँ से बनी, उसकी फाउंडेशन कब हुई, किसने बनाई, डॉट कहाँ से बना, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हम सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे जो कि हमें फॉलो करने हैं डिज़ाइन करते हुए, ताकि हमें वो हेल्प करें अच्छा डिज़ाइन बनाने में। देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज़ को, ताकि जो न्यूबीज़ हैं, बिगिनर्स हैं, उनको अच्छे से समझ में आए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ज़्यादा एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए हर चीज़ इन डेप्थ, या मैं आपको जनरल वे में लेके चलूँ। अगर आप लोगों को ये बहुत ही डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ हर चीज़ की, तो वो आपको अगर अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं फिर उस पैटर्न को अगली वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करूँगा। बहरहाल देखें यहाँ पर जो लाइन है। अब बेसिकली लाइन हम जो हमारी डिज़ाइन को जो बंदा देख रहा होता है, या तो उसको हम गाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने डिज़ाइन की बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने हर एलिमेंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है बहुत ही सिंपल अल्फाज में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अच्छा, देखें यहाँ पर ये मैंने एक एग्जाम्पल इंटरनेट से ही उठा के मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखें, एक लाइन है। अब आपको इससे आइडिया हो रहा है, आपकी जो आईज हैं वो गाइड हो रही हैं कि ये पहला ऑप्शन है, फिर यहाँ पे दूसरे की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, और फिर ये तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इंडिकेशन दिया। पर अगर ये बॉर्डर पे एक लाइन होती है यहाँ पर रेक्टेंगल स्टाइल में, तो उसको हम कहते हैं बाउंड्री। ये डिज़ाइन की बाउंड्री है। इसी तरीके से हम लाइन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारी पहला एलिमेंट था जिसको हम कभी बाउंड्री की डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी हेडिंग की, या फिर पूरे डिज़ाइन की, या फिर हम उसको किसी व्यूअर को गाइड करने के लिए एरो के शेप में भी लाइन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, लाइन हमें सिर्फ इस तरीके से इस्तेमाल हम नहीं करते। हम काफ़ी जगहों पे लाइन को डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये लाइन आर्ट, अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लें एक बार लाइन आर्ट, तो आपको इतने लाइन आर्ट्स मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ये उनमें से एक एग्जाम्पल है। ये सिर्फ लाइंस के थ्रू बनाया गया एग्जाम्पल है। उसके बाद ये लाइंस के थ्रू ये देखें एक लोगो बनाया गया हुआ है, और ये फिर कुछ आइकॉन्स हैं जो कि लाइन की हेल्प से बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइन की हेल्प से बनी हुई हैं। तो लाइन से भी काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। पूरा स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं, किसी भी डिज़ाइन का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसकी बाउंड्री या उसके हम आउटलाइन कहें, वो लाइन से ही बन रही होती है। चलें हम अगले एलिमेंट पे मूव करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हमारे एलिमेंट्स का, ठीक है, कि एलिमेंट्स का काम क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप। शेप क्या है? देखिए, हमारे पास मल्टीपल टाइप के शेप्स होते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल, पॉलीगॉन। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं। कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं हमारे पास, और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक शेप्स।
तो इनके दो टाइप्स होती हैं, सो ये भी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहरहाल ये हमारे कुछ शेप्स हैं। अब इसमें शेप्स के टाइप क्या हैं? देखिए, एक ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये एक प्रीसाइज लाइंस होती हैं। ये तो अपने मेरे ख्याल में स्कूल में भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ पर ये आपके सामने ऊपर जो एग्जांपल दी गई ये हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। बेसिकली ये डिसाइडेड होते हैं कि ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है। इस तरीके से ये शेप्स हमारे सारे डिसाइड किए हुए होते हैं कि इनकी साइज यही रहेगी, इनके डायमेंशन यही रहेंगे। पर दूसरी तरफ हमारे ऑर्गेनिक शेप्स आ जाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और इरेगुलर होते हैं, वो रेगुलर नहीं होते। मतलब जैसे कि वाटर ड्रॉप गिरा एक, तो वो अपने हिसाब से कोई शेप क्रिएट कर देगा। हर किसी के फुट का अपना ही स्टाइल होता है। तो परिंदे हो गए, पेड़ हो गए, हर किसी पेड़ का अपना एक शेप बनता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ठीक है। अब इनको हम डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? देखें, ये एक प्रोफेशनल ऑफिस बैकग्राउंड है जिसमें पॉलीगॉन से डिज़ाइन बनाया गया है। ठीक है, रिपीट करके पॉलीगॉन को डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन यूज करके एक पैटर्न बनाया गया है और बहुत प्रोफेशनल भी लग रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं, यहाँ पर आपको ये इरेगुलर शेप्स आपको दिख रहे हैं। अब देखें, ये जहाँ पर इरेगुलर शेप्स, ये एक ऐसी कंपनी में यूज़ की जा सकते हैं जहाँ पे फन के हिसाब से कोई कंपनी हो, लाइक अ कार्टूनिश कंपनी या इस तरीके की चीज़ों में ये हम इस तरह के, या फिर स्कूल्स में बच्चों के लिए खास करके ऐसे शेप्स, या बच्चों के रूम्स को इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए भी ऐसे शेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी तरफ ऑफिस वगैरह के लिए ऐसे प्रोफेशनल शेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज के लिए शेप्स यूज़ होते हैं। तो आप अगर कोई बच्चों के रिलेवेंट या किसी फन रिलेवेंट कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक शेप्स को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास ज्योमेट्रिक शेप्स रहेंगे। उससे अगर हम आगे आए तो हमारा अगला एलिमेंट है टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या होता है? देखिए, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे तो ये पहली 2-3 क्लासेस में, और बाद में उस थ्योरी को हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल में। तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रही है थ्योरी, पर ये आपको बहुत काम आएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल के डिज़ाइनर्स में लैक करती है। अगर आपने इसको समझ लिया और सीख लिया तो आजकल के डिज़ाइनर्स के मुकाबले में आप बहुत आगे रहेंगे। ये चीज़ बहुत फ़ायदा देती है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो थोड़ा सा इस थ्योरी को समझ लें। अच्छा, देखें टेक्सचर क्या होता है। बेसिकली टेक्सचर देखें, किसी भी एक फिजिकल अपील जो होती है, लाइक अगर हम दूर से किसी टेबल को ही देख रहे हैं तो हमें कैसे आइडिया होगा कि वो लोहे की बनी हुई है या वुड की बनी हुई है? तो उसके सरफेस जो उसका स्ट्रक्चर होता है फिजिकल, उससे हमें आइडिया होता है कि ये लोहे की है किस चीज़ की है। तो किसी भी चीज़ पर वो फील दिलाने के लिए उसको जो बॉडी का जो टेक्सचर होता है, जो अपीयरेंस होती है, वो फील करवाने के लिए हम टेक्सचर, उसको टेक्सचर कहते हैं। और अपने डिज़ाइन में भी अगर हमें कोई टेबल या कोई चीज़ बनानी है तो उसको किस तरीके का टेक्सचर देना है। तो इन ये सारे आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे टेक्सचर्स हैं, ये मार्बल टेक्सचर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। ये पॉलीगॉन पे भी कुछ टेक्सचर बने हुए जो वाल पे डिज़ाइनिंग के काम आते हैं। टेक्सचर को हम ये आपको अगर हो सकता है अभी थोड़ा सा कम समझ में आया हो, पर जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे प्रॉपरली तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली ये अप्लाई करके दिखाऊंगा। अच्छा, हमारा अगला एलिमेंट है स्पेस। और इसकी इस एलिमेंट की तो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पाकिस्तान में। ये डिज़ाइन में बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, जो कि बहुत बहुत अहम एलिमेंट है। कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करना है तो 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ज़िंदगी भर याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। सबसे पहले स्पेस क्या होता है? स्पेस का आपने देख लेना है कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्पेस का क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपने स्ट्रेचिंग कभी नहीं करनी फोटोज़ वगैरह की। और थर्ड, आपने लो कंट्रास्ट का भी यूज़ नहीं करना। अब लो कंट्रास्ट और स्ट्रेचिंग क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ही, और स्पेस अभी हम पढ़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ख्याल रखिएगा, ये बहुत अहम होती हैं। अब देखें, स्पेस जो है, अब बेसिकली ये आपके डिज़ाइन में ब्रीथिंग स्पेस जो जिसको कहते हैं, वो लाजमी होना चाहिए। और डिज़ाइन को इतना भर नहीं देना कि वो कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ना रहे, या डिज़ाइन की क्वालिटी या खूबसूरती ख़त्म हो जाए। सो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स अटैच किए हुए हैं। आई डोंट नो ये किस स्कूल के पोस्टर्स हैं, ये मैंने गूगल से उठाए हुए हैं। और मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है ताकि किसी का कोई
यहाँ पर इशू ना हो। तो बहरहाल देखें, ये मैंने कुछ ये भी एग्जांपल्स इंटरनेट से ही उठाए हैं, पर ये फॉरेन मार्केट के एग्जांपल्स हैं। वहाँ पे किस तरीके से, देखें यहाँ पर एक एडमिशन के लिए आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिख रही है, सिंपल पोस्ट, 50% सेल ऑफ वगैरह। यहाँ पर स्कूल एडमिशन की ये भी पोस्ट है, कितनी क्लीन और बहुत अच्छे से बनी हुई, अच्छे कलर्स को यूज़ किया गया है, बैकग्राउंड में देखें हल्के फुल्के टेक्सचर यूज़ किए गए हैं बच्चों के। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की या बांग्लादेश की मार्केट देख लें, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं जिसमें टेक्स्ट को बिल्कुल भर दिया जाता है, कोई जगह नहीं छोड़ी हुई यहाँ पे आपको कुछ लिख सकें। आप खुद देख के बताएं कोई जगह है जहाँ पे हम कुछ लिख सकें या कुछ डाल सकें। पर इधर आप देखें, इधर कितना स्पेस पड़ा हुआ है, तो इसको ही कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस। बहुत हमेशा एक एक कहावत है, लेस इज मोर। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। आप अपने डिज़ाइन को जितना सिंपल रखेंगे और कम चीज़ें डालेंगे, उतना वो खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को पढ़ने के लिए। पर जितना आप उसको भर देंगे, कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अगर सड़क से जा रहे हैं और ये आपको, ये चलो सोशल मीडिया पोस्टर्स हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं पोस्टर का इनको, अगर इस तरीके का पोस्टर आपको देखने को मिले, हो सकता है ये अगर आपको देखने को मिले छोटा सा पोस्टर है, 4-5 अल्फाज लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ भी लेंगे। पर अगर आपको इस तरीके का अगर यहाँ पर मिल गया, तो ये आप कभी नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग कहेंगे इतना कौन पढ़े, टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें और खूबसूरत भी अगर होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्पेस का खास ख्याल रखना है आपने। अच्छा, अब स्पेस में भी दो टाइप्स होते हैं। ये तुमने जनरल जो स्पेस होता है डिज़ाइन में उसकी बात की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस के टाइप्स की। देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पेस। एक पॉजिटिव स्पेस होता है जो कि हम खुद बनाते हैं, जो कि डिज़ाइन जो हम करते हैं और अटेंशन अटेंशन ग्रैब करता है हमारी, तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव स्पेस। दूसरा आता है नेगेटिव स्पेस, जो कि हमारे डिज़ाइन के खाली एरियाज होते हैं, एम्प्टी एरियाज, उनको के हम कह रहे होते हैं नेगेटिव स्पेस। अगर आप यहाँ पर देख लें, ये मैंने एक एग्जांपल अटैच की हुई है स्पेस की। तो देखें, ये जो एस तो इन्होंने बनाया हुआ है, पर पी इन्होंने नहीं बनाया, पी की जगह ये एक सिर्फ शेप डाल दिया है और ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, ए को इस तरीके से कट ऑफ किया गया है कि फील हो कि यहाँ पर पी मौजूद है और फिर सी मौजूद है। ये इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल करना, जो कि हमने बनाया नहीं है पर वो वहाँ से शो हो रहा है। तो जो नहीं बनाया और शो हो रहा है उसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस, और जो खुद से बनाया है एस ए ई, ये हमारे पॉजिटिव स्पेस है। इनके कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक चाबी है, की है, उसके यहाँ पर देखें इन सेक्शंस में आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, इनको इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ मूवीज़ के पोस्टर्स हैं, आर और एन। यहाँ पर आपको एक छोटी सी लड़की बलून के साथ शो हो रही होगी, पर ये आर भी शो कर रही है और आर लेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर यहाँ पर एन जो है उसमें एक डॉग शो भी हो रहा है और एन को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये एक चैनल का बहुत फेमस यूएसए के चैनल का लोगो है। तो यहाँ पर देखें यू और ए को बनाया गया है, एस जो है डायरेक्टली नेगेटिव स्पेस से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉरेन मार्केट में, हमारे यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं होता। पर आपको मैं जो ट्रेंड कर रहा हूँ फॉरेन के हिसाब से कर रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला एलिमेंट है कंट्रास्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था स्पेस, कंट्रास्ट और स्ट्रेचिंग, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। और एक और चीज़ उसमें ऐड कर लें तीन चीज़ों में, अलाइनमेंट। ये बहुत अहम एलिमेंट है डिज़ाइन के, जो मैंने आज तक फील किए हैं, जो क्लाइंट्स के फीडबैक्स से मुझे एक्सपीरियंस आया, मैं उससे बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चार कर लें इनको। बहरहाल चलें यहाँ पर देखें कंट्रास्ट जो है। अब कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट देखें, कोई भी, अब लाइक ये आपने शेप्स इस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं आपके। यहाँ पर एक शेप की साइज़ बड़ी है, फिर छोटी छोटी छोटी, तो इसको हमने इस क्या कहेंगे, कंट्रास्ट इन स्केल, मतलब साइज़ में कंट्रास्ट आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। अगर यहाँ पर कलर्स देखें चेंज हो रहे हैं हर कॉर्नर में, तो इसको हम कहेंगे कंट्रास्ट इन कलर। अगर शेप चेंज हो रहे हैं तो कंट्रास्ट इन शेप होगा वो। और अगर लेआउट के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस आएंगी, तो उसको हम कंट्रास्ट इन लेआउट कहेंगे। अब कंट्रास्ट जो है, मेन चीज़ कंट्रास्ट की जो आती है वो कलर में आती है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि देखिए कलर कंट्रास्ट कितना अहम होता है। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है और इसको आपने अच्छे से समझना है। देखिए कंट्रास्ट प्रेजेंटेशन। अब मैं आजकल बच्चों के डिज़ाइन देखता हूँ,
वो ऐसे ग्रीन पे ब्लू कलर डाल देंगे, जो कि इजी पढ़ने में नहीं आ रहा, ग्राफिक के रूल्स के अगेंस्ट है, उनको पता ही नहीं है कि रूल्स क्या होते हैं। तो देखें, इन चीज़ों को समझें। अब ये एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वाइट पे ब्लैक एक गुड कंट्रास्ट कहा जाता है, क्योंकि इजीली हम पढ़ सकते हैं। पर ब्लैक पे वाइट भी गुड कंट्रास्ट है, पर अगर येलो पर आप ग्रीन डाल देंगे तो बेड कंट्रास्ट हो जाएगा, क्योंकि आसानी से नहीं पढ़ सकते आप। और अगर आप यहाँ पर ऑफ वाइट पे ग्रे डाल देंगे, वो तो बिल्कुल ही बेड कंट्रास्ट में चला जाएगा, बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा। यहाँ पर रेड पे ग्रीन देखें, ये लो विजिबिलिटी वाइब्रेट्स, पर ये बहुत लो है। पर यहाँ पर येलो पे ब्लैक या फिर ब्लू पे वाइट, ये हाई कंट्रास्ट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने हमेशा कलर्स वो पिक करने हैं जो कि हाई कंट्रास्ट हो। अच्छा, आप यहाँ पर गूगल पे आ जाएं, मैंने हाई कंट्रास्ट चेकर सर्च किया है। यहाँ पर आप कूलर्स, ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इसकी कलर कंट्रास्ट चेक को ओपन कर लेता हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। ये आपको दिखाना लाजिम है, क्योंकि आपको एक फ्यूचर में बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूं, तो अब डिफरेंट कलर्स, आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइन में दो कलर इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको पता करना है कि, क्योंकि एक बिगिनर को आइडिया नहीं होता कि कौन सा कंट्रास्ट अच्छा है, कौन सा कलर अच्छा है। अगर आपको नहीं पता, आप बिगिनर हो, तो आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करें। आप इसको आके बताएं कि मैंने बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल चले मैं एक ख़राब एग्जांपल लेता हूँ, एक बेड कंट्रास्ट की, ताकि देखें ये बताता है कि नहीं। अब मैं रेड कलर पिक कर रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड का, वो देखें यहाँ पे दिखा भी रहा है, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड पिक कर दिया। अब मेरे टेक्स्ट का कलर क्या है, वो मैं इसको कह रहा हूँ कि वो एक यहाँ पर हम कहते हैं कि पर्पल कलर है या पिंक कलर। तो देखें अब ये क्या कह रहा है, वेरी पुअर, मतलब बहुत ही ख़राब है, इसका स्कोर 1.11 आ रहा है। तो ये, और यहाँ पे देखें बिल्कुल रीडेबल भी नहीं है। तो आप इनको टेस्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे, कि आपने जो डिज़ाइन में कलर यूज़ किए हैं वो अच्छे कंट्रास्ट वाले हैं कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में ग्रीन पिक करके दिखा दूँ, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर, ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैंने डार्क ग्रीन पिक किया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट कलर जो है वाइट पिक करता हूँ। तो देखें इसका अभी भी ये पुअर बता रहा है, पर ये इजीली एटलीस्ट पिछले एग्जाम्पल से हमें पढ़ने में आ रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और बेटर करना चाहें, तो फिर से आपको टेस्ट आउट करते जाएं, इसको जैसे आप नीचे करते जाएंगे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। देखें साइड पे, देखें यहाँ पर, ये आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। इसको ब्लैक ब्लैक कर देंगे फिर तो ये पूरा 21 ही हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा कम भी करेंगे चलेगा, मतलब आपका स्कोर जो है ये 4 स्टार होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। इससे नीचे आपने नहीं जाना, गुड पे भी नहीं जाना, या फिर पुअर या वेरी पुअर, ये इन चीज़ों को, इसके कम से कम 4 स्टार। 5 स्टार के लिए आपको बिल्कुल ब्लैक करना पड़ेगा, जो कि हर बार लाजिम नहीं है। आप 4 स्टार तक भी जा सकते हैं, पर उससे नीचे आपने कोशिश करना है नहीं जाना, अनलेस की बहुत ज़्यादा ही कोई क्लाइंट की डिमांड है। तो देखिए यहाँ पर ये एक अच्छा कंट्रास्ट बन गया, और फिर आप इस कलर्स को यहाँ से कलर कोड को कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आपने ऐसे यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन में आ जाते हैं बैलेंस। देखिए बैलेंस जो डिज़ाइन में होता है बहुत अहम होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक शेप शो हो रहा है, इसकी साइड में दो और स्क्वायर है, तो ये डिज़ाइन में एक बैलेंस ऐड कर देगा कि दो शेप्स हैं और एक बड़ा शेप है, तो ये ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे एक बड़ा शेप ऊपर ऐड करेंगे, दो नीचे, तो बहुत ही मतलब बेड लगेगा, और ये इनबैलेंस हो जाएगा। तो आपने हमेशा जब कोई शेप बनाना है, तो उसके सामने कुछ और ऐसे शेप्स बनाने जिनमें बैलेंस नजर आए डिज़ाइन में। ठीक है। और अब बैलेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्री और एसिमेट्री। लाइक अगर आपने एक बड़ा यहाँ पर ये शेप बना दिया है, तो इसके सामने सेम शेप बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल बैलेंस। पर अगर आप इसके सामने कुछ लाइंस और इस तरीके से इसको फिल कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, हमारा हमने यहाँ पर स्पेस पढ़ लिया, कंट्रास्ट पढ़ लिया, दो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट मैंने कहे तो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा तीसरा एलिमेंट आता है, इसके बाद चौथा भी आएगा। ठीक है जी। व्हाट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत अहम है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझाऊंगा, और भी अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट ये होती है कि ये चार हमने यहाँ पर स्क्वायर रखे हुए हैं, तो देखें इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम है, इनके साइड से ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम तरीके से रखे हुए हैं, अलाइन है। पर अगर दूसरी तरफ इनका एग्जाम्पल देखें मिक्स्ड अलाइनमेंट का, तो देखें ये दो शेप्स बिल्कुल सही हैं, पर ये आगे पीछे हुए पड़े हैं।
तो मतलब ये एक अच्छा एलिमेंट नहीं है। तो आपने हमेशा डिज़ाइन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज बिल्कुल सेम रखना है। जैसे सर्कल्स देख लें, यहाँ पर बिल्कुल सेट है, फिर यहाँ पर ये डिस्टर्ब है, या फिर ये लाइंस देख लें शेप्स, और ये देखें ये भी यहाँ पर डिस्टर्ब है। तो इसको मिक्स्ड अलाइनमेंट कहते हैं। हमेशा कोशिश करें अपने डिज़ाइन में अच्छे से हर चीज़ को प्रोपोर्शनली अलाइन करके आपने रखना है। इनको हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डिज़ाइन में यूनिटी क्या करती है, थोड़ा सा मैं आपको और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर यूनिटी जो है वो आप देख सकते हैं कि बेसिकली एक डिज़ाइन को हम डिज़ाइन में यूनिटी लाने के लिए प्रॉक्सिमिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें आप चीज़ों को अगर इकट्ठा अरेंज करके रखेंगे तो उसको प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है, और उससे ही उसको फॉलो करने से ही आपके डिज़ाइन में यूनिटी दिखना शुरू हो जाती है। अब देखें ये सर्कल यहाँ पर डिस्टर्ब लगे पड़े हैं, तो इसको आप यूनिटी भी नहीं कह सकते, और ये प्रॉक्सिमिटी रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जा सकते हैं। जब हम फॉलो करेंगे तो ये इस तरीके से अच्छे से हम इनको एक साथ रख सकते हैं, और फिर डिज़ाइन में एक यूनिटी दिखाएंगे, डिज़ाइन कंबाइन है, अपने साथ जुड़ा हुआ है डिज़ाइन, तो इसको हम कहते हैं। अच्छा देखें, ये एक और चीज़, डिज़ाइनिंग में हमने 10 एलिमेंट्स कहते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मैंने लिखा हुआ है कि हमें पता है कि कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी ये जो है अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पेंडिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने बाकी सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, पर कलर और टाइपोग्राफी हमने नहीं डाला इसमें, क्योंकि ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, अगर मैं आज ही इसको कवर करता तो फिर ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो ये इसलिए मैंने इनको सेपरेट रखा है, ताकि आपको मैं बाद में अच्छे से समझा सकूँ। स्ट्रेचिंग आज हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे कि आप प्रैक्टिकल काम क्या करना है आपने आज। अच्छा, आप देखें, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये हमारा एक एग्जाम्पल। अगर आप देखें तो ये एक सिंपल आइकॉन बना हुआ है, पर इस तरफ देखें तो इसको स्ट्रेच किया गया तो डिस्टर्ब हो गया पूरा। अब इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। चले, मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इधर आया, पेस्ट कर दिया। अब स्ट्रेचिंग इज नॉट अलाउड का मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमारे इलस्ट्रेटर में। अब बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन एग्जांपल है, और इवन जब ये मिस्टेक आप करते हैं तो फिर आपकी डिज़ाइनर होने पे भी डाउट शुरू हो जाता है, क्लाइंट्स डाउट करना शुरू, आपको स्ट्रेचिंग का ही नहीं पता, क्योंकि हमारे मार्केट में टीच नहीं किया जाता। पर फॉरेन मार्केट में ये बिल्कुल जो बच्चा होता है ना, वो भी इस चीज़ को पकड़ लेता है। तो देखें, इसको क्या करते हैं हमारे यहाँ पर लोग, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर देंगे ताकि हमें टेक्स्ट बड़ा हो जाए। अब देखें कितना ख़राब लग रहा है, ऐसा नहीं करते। अगर आपने इसको साइज में बड़ाई करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं, फिर इसको यहाँ से ड्रैग करें तो ये इसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेगा। तो इसको आप देखें इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो अगर बिना शिफ्ट दबाए आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये पूरे के पूरे फॉन्ट्स को, आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो लोग ऐसा करते हैं इमेजेस में भी, और मैं आपको अगेन यहाँ पर अपनी पीडीएफ में लेके चलता हूँ, और हम ऐसा करते हैं कि और इमेज लेके आते हैं, जैसे कि ये सोशल मीडिया पोस्ट है, तो हम इसका ही स्क्रीनशॉट पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लेके जाते हैं। देखिए, अब ये मैं सिर्फ शिफ्ट दबा के स्केल करूँगा और अच्छे से स्केल होगी। पर अगर लोग क्या करते हैं, जो न्यू डिज़ाइनर होते हैं वो इसको इस तरीके से रख देंगे। अब ये बहुत ख़राब लगता है। ये इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। मतलब आप किसी कॉर्नर से कहीं से भी खींच के पूरी डिज़ाइन के प्रोपोर्शन को ख़राब कर दो, तो इसको स्ट्रेचिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग होती है, तो ये आपने कभी नहीं करनी। जब भी आपने कोई शेप हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, उसको शिफ्ट दबा के ही मूव करना है, वरना आपने नहीं करना, ठीक है। वरना उसके प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएंगे। तो स्ट्रेचिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है डिज़ाइनिंग में, किसी भी सूरत में कोई भी इशू हो, पर आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही मतलब एक बचकानी हरकत समझी जाती है। तो इसको अवॉइड कीजिएगा, खास करके मेरे स्टूडेंट्स में नहीं चाहता कि ये जो इतनी एफर्ट करके सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें लेके जाएं, और ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि बाद में ये आपने सीख लेनी है वक्त के साथ। आप फील करें कि क्लाइंट आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ाइनिंग जो है स्किल्स डैमेज होंगी, आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो उससे बेटर है कि आप शुरू से इसको ना करें। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल क्लास आज। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, चलिए मूव करते हैं।
सो प्रैक्टिकल में आज हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग थी, जो कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास कलर स्विचेस आते हैं। देखें यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, एडोब कलर स्विचेस हमारे पास मौजूद हैं और मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये कलर स्विचेस, इसमें आपको ये स्विचेस यहाँ पे शो रहे होंगे। आप विंडो बटन से जाके ओपन कर सकते हैं अगर नहीं है आपके पास तो। ये इसमें आपको डिफरेंट कलर्स शो रहे होते हैं, देखें कितने कलर्स हैं। जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पर शेप लें, कोई भी शेप बनाएं और जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर आपके पास आ जाएगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टेड हैं, तो इन कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएं और देखें, आई ड्रॉपर टूल हमारे पास मौजूद है। आई ड्रॉपर टूल हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक पैनल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल इस्तेमाल करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल मुझे इस शेप में कलर चाहिए, ये ऑरेंज वाला। अब मैं कैसे लाऊंगा? मैं यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल का काम ये होता है, किसी भी इमेज से किसी भी चीज़ से कलर आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल मैंने गलत यहाँ पर पिक कर लिया, ये वाला आई ड्रॉपर टूल नहीं, ये नाइफ टूल है, ये वाला आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, इसको आप देखें, ये इमेज में दिखा भी रहा है, कोई भी कलर आप पिक करेंगे वो पिक हो जाएगा। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ और किसी भी, अगर मैं यहाँ जैसे ऑरेंज पे क्लिक करूँगा ऑरेंज कलर आ जाएगा, ब्लैक पे करूँगा ब्लैक आ जाएगा, व्हाइट पे करूँगा व्हाइट हो जाएगा। तो डिफरेंट कलर्स हम पिक कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं टूल को, फिर भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस पर क्लिक करते हैं, लाइक अब मुझे यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ इधर और थोड़ी सी इसको कर्व दे देता हूँ और फिर इस तरफ से मैं इसको थोड़ी और कर्व देता हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा ड्रैग करता हूँ। तो इस तरीके से आप शेप्स को अलग अलग कॉर्नर से मूव करके डिफरेंट स्टाइल ऑफ शेप बना सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से। ये आपको अलो करता है किसी भी शेप को अच्छे से कस्टमाइज करना। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है मैंने आपको बता दिया, कलर स्विचेस, स्ट्रेचिंग। स्ट्रोक पैनल हमारा अब आता है, जो कि अहम टॉपिक है और स्ट्रोक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन टूल है, हम एक लाइन बना लेते हैं और लाइन पर स्ट्रोक अप्लाई कर लेंगे, कोई भी किसी भी कलर का आपने स्ट्रोक डाल देना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। अच्छा देखें, अब स्ट्रोक पैनल में ये आपके सामने स्ट्रोक की साइज शो हो रही है। अगर आप इस पर क्लिक करके स्ट्रोक इसका बढ़ा देंगे तो ये आपका स्ट्रोक साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें काम क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली मैं अगर स्ट्रोक को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे स्ट्रोक पैनल में आके इसकी साइज बढ़ाना चाहूँ तो साइज बढ़ा सकता हूँ। जितनी साइज आप करेंगे उतनी साइज इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ केप्स हैं। अब लाइक मैं इसको राउंड केप करूंगा, अभी देखें ये बिल्कुल शेप यहाँ पर कट ऑफ हो रहा है। अगर राउंड करूंगा तो ये राउंड होके खत्म होगा और वापस करेंगे इधर तो जैसे था वैसे हो जाएगा। अब देखें पाथ इधर खत्म हो रही है, ब्लू पाथ, उधर ही ये शेप खत्म हो रहा है। हम अगर चाहें थोड़ा आगे जाके खत्म हो तो फिर इधर हम आगे क्लिक करेंगे प्रोजेक्टिंग केप पर, ये थोड़ा आगे जाके फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो वापस बट केप पे क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कॉर्नर्स। एक होता है मैं इसके लिए बेटर समझूंगा कि आपको मैं किसी स्क्वायर शेप के लाइंस पे एग्जांपल दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करता हूं और उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी साइज बढ़ा के वापस आते हैं। अब देखें कॉर्नर, अभी आपके जो नॉर्मल कॉर्नर होते हैं मीटर जॉइन, इसको कहते हैं मीटर जॉइन। अब देखें पाथ जो है ब्लू पाथ बिल्कुल बीच से जाती है स्ट्रोक के। अगर आप यहाँ पर इन कॉर्नर्स की थोड़ी सी राउंड जॉइन पे क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से राउंड आ जाएगा इनको, देखें। ठीक है, तो ये राउंड ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर ये कट ऑफ करना, बेवल जॉइन पे क्लिक करें, यहाँ पे एक हल्के से कट आ जाएंगे इनको, देखें। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, एलाइन करना। अब देखें, अगर आप चाहते हैं ब्लू लाइन बिल्कुल बीच में है तो हमारा जो स्ट्रोक है इसके अंदर आ जाए बिल्कुल, तो फिर आप यहाँ पे इनसाइड पे क्लिक करेंगे, ए लाइन स्ट्रोक इनसाइड, तो देखें ब्लू लाइन एज पे चली गई और ये अंदर आ गया। अगर आप इसको आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल बाहर चला जाएगा और ब्लू लाइन अंदर रहेगी। और नॉर्मली ये बीच में रहती है जिसको हम कहते हैं सेंटर। उसके बाद हमारे पास इस पे ऑप्शन है डैशेड लाइन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डैशेज आ जाएंगे। और अगर डैशेज आप यहाँ पर पिक करेंगे तो खुद से भी ये टाइप्स आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें खुद हम बताएंगे डैश कितना हो, गैप कितना हो,
लाइक मैं कहता हूँ 20 का डैश हो पॉइंट्स का, और उसके बाद हमारा गैप जो है वो कहते हैं सिर्फ 5 का हो। तो देखिए इस तरीके से भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कहें आगे फिर जाके हमें जो डैश है और भी बढ़ जाए, 50 का हो जाए, और फिर गैप हो जाए 10 का, तो देखें इस तरीके से भी आप ये फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, और ये उस तरीके से चेंज होता रहेगा। मैं हटा देता हूँ उसको। उसके अलावा एरो हेड्स हमें चाहिए। सो अब देखें एरो हेड्स क्या करते हैं, मैं वापस एक लाइन बना देता हूँ। अब अगर एरो हेड्स आपको इस्तेमाल करने हैं तो यहाँ पर इस पे आके क्लिक करें, जो भी एरो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने इस एरो पे जैसे क्लिक किया तो इसका हेड आ गया इधर पे, और बैक साइड पे आप जिस तरीके का शेप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। लाइक मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अगर इनके जो हेड या बैक साइड ज़्यादा लग रही है तो इसको आप स्केल से जाके कम करेंगे तो इसका हेड साइज कम हो जाएगा, देखें, ठीक है। और सेम तरीके से बैक साइड को भी यहाँ पे आप अगर कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा। उसके अलावा यूनिफॉर्म आता है। आप देखें यूनिफॉर्म, अच्छा एलाइन मैं आपको बता देता हूँ। एलाइन इसका सेम तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो ये जो है पाथ से थोड़ा आगे जाके एरो खत्म होगा, अदरवाइज ये उस वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं एक और लाइन बनाता हूँ, और मैं आपको लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो बता देता हूँ, यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म क्या करता है, अगर आपके शेप में कोई आपको यहाँ पे इस तरीके का स्टाइल चाहिए, लाइक पहले जो है थिक हो और एज पे एंड में जाके ये थिन हो जाए, तो ये आप पिक कर सकते हैं। देखें इस तरीके से ये लाइन आपकी हो जाएगी। और डिफरेंट स्टाइल जैसे मौजूद हैं जो अभी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप्स लाइन के लिए यहाँ पर इफेक्ट जो है यूनिफॉर्म के लगे हुए हैं। सो आई होप कि आपको स्ट्रोक पैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी क्लियर कर दी हैं। हम रोज़ प्रैक्टिक थ्योरी के साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करते जाएंगे ताकि ये टूल्स हम कवर कर लें, और ताकि जब हम डिज़ाइनिंग शुरू करें तो आपको प्रैक्टिकल टूल्स सारे पता हों कि इनका काम क्या है, ताकि हम डिज़ाइनिंग में इनको यूज़ कर सकें बाद में ईजिली। अगर मैं एकदम से डायरेक्ट डिज़ाइनिंग करते हुए यूज़ करूँगा तो फिर आपको ये कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो मैं पहले आपके टूल्स और थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ बिफोर वी स्टार्टिंग अ प्रोफेशनल डिज़ाइन। सो देखें लास्ट थिंग, अब आपके प्रैक्टिकल का टाइम आ गया है। हमने सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल और कुछ असाइनमेंट्स थी वो पढ़ ली हैं। आप लोगों की असाइनमेंट जो आप अगली क्लास में क्लास आने से पहले मुझे बना के ग्रुप में दिखाएंगे। सो आपने ऑरेंज डिज़ाइन करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये जस्ट अ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, कोई मैं प्रोफेशनली बहुत आउटस्टैंडिंग जो कहते हैं आउटस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन नहीं बना रहा। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। जो कि टूल आपने सीखे हैं उनसे हम ये करेंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग विद शेप्स, तो हम ये शेप्स के थ्रू ये डिज़ाइन बनाएंगे, और फिर आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। देखें ये बेसिक डिज़ाइन है बिगिनर्स को सिखाने के लिए। इस सर्कल पिक करेंगे एक, और सर्कल से भी पहले चलें, ये कलर्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, लास्ट क्लास की तरह बैकग्राउंड में कलर डाल देंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में डाला था। और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी जाके पहले वो देख लें ताकि आपको कुछ शॉर्टकट्स का पता चल जाए। अब इस शेप में मैं क्लिक करूंगा और Ctrl+2 दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं बनाना है ऑरेंज। ऑरेंज के लिए आप सर्कल पिक करेंगे। ये हमने एक सर्कल पिक कर लिया। अब इधर मैं एक वाइट कलर यहाँ पर बेसिकली पिक कर लेता हूँ। चले मैं हम वाइट कलर को पिक करते हैं। अब इसकी हम जब आपको किसी भी शेप की कॉपी लेनी हो, मैंने क्लास में बताया था, अल्ट दबा के आप इसकी ड्रैग करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। और इसमें हम आई ड्रॉपर से ये ऑरेंज वाला कलर पिक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप, इधर तक हमने बनाया है, और मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। अच्छा आप देखें ये दोनों आपस में रखने के बाद हमें लाइन लेनी है, बिल्कुल सेंटर जो सेंटर ऑफ पाथ होता है वहां से आपने लाइन शुरू करनी है, और ये बिल्कुल सेंटर में आके ख़त्म करनी है, ठीक है। साइज इसकी हम वाइट कलर रखेंगे और स्ट्रोक का, और साइज हम इसकी कर देंगे 2 या 3 पीटी वाइट कलर। साइज हम इसकी कर लेते हैं 4 से 5 पीटी, ठीक है। और उसके बाद आगे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप इस लाइन को सिलेक्ट रखें, इस पर क्लिक करके। फिर यहाँ पे एक टूल है रोटेट टूल, ठीक है। ये क्या काम करता है,
हम जिधर भी क्लिक करके फिर कॉपी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको सर्कल की तरह घुमाता जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। रोटेट टूल लिया, बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर पे। उसके बाद अल्ट दबा के कीबोर्ड से इसकी कॉपी लेंगे। अल्ट दबा के शिफ्ट जरूर दबाएगा, आपका अल्ट भी होल्ड होना चाहिए और शिफ्ट भी, दोनों बटन को एक साथ दबाएं और फिर इसकी कॉपी लें। अब देखें ये यहाँ तक बन गया, इसको छोड़ दें, अब बटन भी छोड़ दें। अब सिर्फ कंट्रोल डी करते जाएं तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब ये रिपीट हो जाए, ये ऐसा बन जाए, आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है, कंट्रोल जी ग्रुप। और साइज में इसको थोड़ा सा इस तरफ हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। इसको हम स्ट्रेच नहीं कर रहे, याद रखिएगा। इसको हम एक और शेप के साथ अरेंज करने वाले हैं, इसके लिए हम इस तरीके से इसको ऐसे कर रहे हैं। सो बहरहाल देखें, मैं इसको आपको यहाँ पर ये सिंपल तरीके से ये यहाँ पर ड्रैग करके आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। बेसिकली हम चले ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक मैंने इसको इस तरफ ड्रैग किया और मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ बेसिकली। हाँ भी सही है। और हम एक सर्कल बनाएंगे, सिंपल सर्कल। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। आपको एक सिंपल सा सर्कल बनाएंगे और उसको वाइट में कन्वर्ट करके फिर ये ऑरेंज जो है हम इसको अरेंज में जाके आप ब्रिंग टू फ्रंट, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से ब्रैकेट दबा के भी कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाइट को हम ऑरेंज कलर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको हल्का सा इस तरफ ड्रैग करके लेके आना है। यहाँ तक ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, या फिर लाइंस इसकी एडजस्ट वगैरह करेंगे ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। हम इसको थोड़ा सा और बैक पे ड्रैग करते हैं। देखें, इसका ये सामने वाला हिस्सा था, मैंने इसके लिए इसको स्ट्रेचिंग स्टाइल में ड्रैग किया था। पर आप लोगों ने अगर कोई भी इमेज वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो आप स्ट्रेच नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी इस शेप्स वगैरह बनाने के लिए आप जब कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं अपनी इलिस्ट्रेशन, उसमें आपको अगर कोई साइड दिखानी तो फिर आप वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, बाकी वैसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग स्ट्रेचिंग करना हर चीज़ में शुरू कर दें। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अब देखें, हमने ऑरेंज ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, चलें एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर थोड़ा एजेस पे ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हम इसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सर्कल बनाएं। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करें और कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद डिलीट दबा दें। डिलीट दबाएंगे तो ये आपके पास हाफ सर्कल आ जाएगा और ये परफेक्टली इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर ही लगा देंगे। तो अब देखें, इसकी एजेस जो है बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगी। जो कि लास्ट में कर्व हो जा रही थी तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये रियल फील नहीं दे रहा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी थोड़ी हो जाए और आप चीज़ भी अच्छी बनाएं। तो अब देखें, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये कर्व नहीं हो रहा अभी, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ग्रुप कर लेंगे। हल्का सा इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं ताकि और थोड़ा इसमें रियलिस्टिक अप्रोच आ जाए। वापस अनग्रुप करके थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को हम इसके दूसरे शेप को बड़ा कर देंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसमें आप थोड़ा ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अब ग्रेडियंट आपने पढ़ा ही नहीं है। हम इसको, ये एक बहुत बड़ी क्लास होगी ग्रेडियंट वाली, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पर फिलहाल आप इतना समझ लें, इस पर क्लिक करके अगर आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करते हो तो आपको दो कलर शो होंगे, उस पर क्लिक कर दें। फिर ये इस तरीके से शो होगा। आपने पहला कलर जो है, जो आपका ऑरेंज है, ये आई ड्रॉपर यहाँ पर भी है, इस पर क्लिक करके वो पिक कर लें। दूसरे कलर में भी आई ड्रॉपर से ये कलर पिक कर लें। अब क्या करना है आपने, अब दूसरे कलर में यहाँ पर ये जो स्लाइडर है, इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आपने स्विचेस के नीचे ये कलर पिकर है और ये स्विचेस हैं, ये देख लें। अगर स्विचेस पिक करने हैं तो वहाँ से पिक कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर वापस इसमें आएंगे अपने कलर में। इधर से आपने सिर्फ थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा पीछे करेंगे। थोड़ी सी नेचुरल फील लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा करेंगे। अब इतना सा काफ़ी है, अब बस बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब देखें, इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आ गया।
ग्रेडियंट क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप देख लें, दो कलर यहाँ पर शेप्स के ऐड हो गए। इधर ये ऑरेंज कलर शो हो रहा है और ये थोड़ा सा लाइट कलर। तो इस तरीके से दो शेड्स हमने अप्लाई कर दिए। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आपका ऑरेंज जो है रेडी हो गया है। ठीक है, आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है इलस्ट्रेटर में, तो आप इलस्ट्रेटर में ये इधर आ जाएं और ये टेक्स्ट टूल जो है हमने क्लिक करके बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑरेंज, और जो फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे देना हो, आप कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करने का सोच रहा हूँ। सो लेट मी सी कि हम कौन सा यहाँ पर फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काफ़ी यहाँ पर सिग्नेचर फ़ॉन्ट वगैरह मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा होता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। चलें, हम इसको कहते हैं, अगर पैसिफो फ़ॉन्ट हमारे पास अवेलेबल हो, मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, पैसिफो रेगुलर है हमारे पास, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये हमें विजिबल होगा। तो हम इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करके ATPT कर देते हैं, और ऑरेंज की स्पेलिंग को भी हम करेक्ट कर लेते हैं। और कलर इसको सही करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें और वाइट कलर पिक कर लें। टेक्स्ट टूल हमने यहाँ से लिया था, साइज़ हमने इधर से बढ़ाई। ठीक है, इन पैनल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मतलब फ़िलहाल हम जस्ट अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और साइज़ को हम बढ़ाना चाहेंगे, जैसे कि 120, परफेक्ट। और फिर इस बॉक्स को हम थोड़ा सा साइज में कम करके यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। और अगर आप इसको वापस सेटअप कर दें, अब देखें, अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, आप लोग खुद फील करेंगे कि अभी तक हमने जो इस्तेमाल किया इन चीज़ों को, या आपके सिर्फ वही शेप्स थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। लाइन थी, सर्कल शेप्स थे, और कुछ नहीं था, और थोड़ा बहुत कलर्स। पर देखिए कितना एक ब्लैक कलर पे कितना अच्छा लग रहा है ऑरेंज कलर। हमने कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से पिक किए, अच्छे से एक अच्छा डिज़ाइन बनाया, और फिर उस पर हमने प्रैक्टिस की। तो आई होप आपको आज की थ्योरेटिकल क्लास और फिर ये प्रैक्टिकल पसंद आया होगा। ये असाइनमेंट आपने बना के सबमिट करनी है, और फिर मैं अगली क्लास पे आपको इंशाल्लाह कलर थ्योरी और अगली क्लास में टाइपोग्राफी पढ़ाऊँगा। उस पर भी हम कुछ प्रैक्टिकल में सीखेंगे। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आपको हर चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट आपको ये सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, तो आपकी एक सब्सक्राइब से अच्छी सपोर्ट हो जाएगी इस चैनल की। सो इंशाल्लाह आप सबसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।